हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के मैनेजमेंट में या हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट में क्या क्या नई नई चीज़ें हुई है पिछले कुछ सालों में, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवाइज हो गया है। उस चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। लेटेस्ट रिसर्च हार्ट अटैक के मैनेजमेंट जो है पिछले 10-20 सालों में क्या क्या नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, आज बेसिकली उन सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि 2000 से पहले या पिछले 60-70 सालों में जो चेंजेस थे हार्ट अटैक के मैनेजमेंट में, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। कन्वेंशनली माना जाता था कि हार्ट अटैक के पेशेंट में अगर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो मृत्यु का चांस 30 से 40% तक जाता है, अगर मीडियम साइज अटैक होता है तो भी। और अगर मैसिव या बड़ा अटैक हो, कार्डियोजेनिक शॉक वगैरह है, तो उसमें तो मृत्यु का चांस बहुत ज़्यादा होता है, 80-90% तक भी जा सकता है। तो पिछले कुछ सालों में इसका मैनेजमेंट में इतनी इम्प्रूवाइजेशन हुए हैं कि अभी प्रॉपर या बेस्ट मेडिकल स्ट्रैटेजी अगर हम करते हैं तो उससे हार्ट अटैक होने का चांस कंपेरेटिवली ऑलमोस्ट 10% तक आ गया है, काफ़ी कम हो गया पहले से। तो आज बात करेंगे उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं जिससे हम पहले से कंपैरिजन में ज़्यादा अवेयर हो गए हैं और ज़्यादा अच्छे से हार्ट अटैक को मैनेज करने लगे हैं। सबसे पहले तो ये है कि हार्ट अटैक के मैनेजमेंट में सबसे बड़ा रेवोल्यूशन जो क्रिएट किया है वो एंजियोप्लास्टी या कार्डियक इंटरवेंशन या नली खोलने की जो स्ट्रैटेजी है। पहले ज़माने में 1970s में जो टेक्नोलॉजी जब आई थी, तब उन्होंने क्रॉनिक या स्टेबल ब्लॉकेज को बलून से डायलेट करने के लिए इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का प्रयास किया था। लेकिन फिर धीरे धीरे करके ये पाया गया कि ये टेक्नोलॉजी काफ़ी सेफ है और ख़ासकर अगर हार्ट अटैक के पेशेंट में, अक्यूट हार्ट अटैक में जब इसको हम यूज़ करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हार्ट अटैक में नली बंद होती है तो 30 मिनट में टिश्यू मरना चालू हो जाता है, 12 घंटे में डैमेज कंप्लीट हो जाता है। तो इस दौरान हर 30 मिनट जो ट्रीटमेंट में डिले होता है, मृत्यु का चांस 8% के हिसाब से बढ़ते जाता है। अब जो कन्वेंशनल थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी वगैरह पहले ज़्यादा यूज़ करते थे, स्ट्रेप्टोकाइनेस वगैरह, उसमें नली को खुलने का चांस खाली 30% होता है, वो भी पहले 3-4 घंटे के अंदर दिया जाए तो। और इससे जो नए जनरेशन की थेरेपी आए, हालांकि ये भी एक नया रिसर्च है, नया डेवलपमेंट ही है, जैसे रेटिप्लेस, टेनेक्टिप्लेस जो थर्ड जनरेशन थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स है, यानी नया जनरेशन की जो खून पतला करने के इंजेक्शन है, तो ये भी मार्केट में नया आया और इसने थोड़ा सा तो रिवोल्यूशनाइज किया है मैनेजमेंट को कि ये इंजेक्शन क्या है। एक तो इनका एडवांटेज है कि बहुत रैपिडली फास्टली दिया जा सकता है, तो स्ट्रेप्टोकाइनेस में जो 1 घंटा वेट करना पड़ता है इंजेक्शन का असर आने के लिए, वो इसमें चक्कर नहीं रहता, तुरंत ही पता चल जाता है इंजेक्शन असर कर रहा है कि नहीं कर रहा। और इसका सक्सेस रेशियो भी थोड़ा ज़्यादा है। स्ट्रेप्टोकाइनेस में 30% नली खुलने का चांस है और 50% में थोड़ा फ़ायदा होगा, जबकि इसमें 50% में नली अच्छे से पूरी नॉर्मल फ्लो में आ जाएगी और 20% केसेस में एडिशनल इसमें थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा, यानी 70% में थोड़ा बेनिफिट आपको टोटल मिलेगा। पर हाँ, ऑब्वियसली ये लाइटिंग एजेंट्स के बाद भी आपको एंजियोप्लास्टी तो करना ही पड़ता है। एंजियोप्लास्टी में नली के तुरंत खुल जाने का चांस ऑलमोस्ट 95% है। 2-5% केस में ऐसा हो सकता है कि नली बहुत डिजीज हो, खराब हो, ना खुल पाए, पर 95% केस में आपको सक्सेस तो मिल ही जाता है। तो वो कारण से अभी देखा गया है कि एंजियोप्लास्टी करने से और नहीं करने में कम से कम 10% तक का मृत्यु दर में एडिशनल बेनिफिट आपको देख सकते हैं। यानी कि जो इन पेशेंट्स को आप सिर्फ मेडिकल मैनेजमेंट में रखते हैं उसमें मृत्यु दर 15 से 20% तक जाता है, और अगर अर्ली एंजियोप्लास्टी पेशेंट का अगर हो जाए तो मृत्यु दर 5 to 10% पर आ जाता है। केस टू केस वेरी करता है कि कितना ब्लॉकेज है, कैसा ब्लॉकेज है, कितनी नलियों का ब्लॉकेज है, कितना पंप क्षमता है, ओवरऑल बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है मृत्यु दर। लेकिन हाँ, काफ़ी इसमें नए चेंजेस हुए हैं। इसके अलावा IABP की टेक्नोलॉजी है जो बेसिकली हार्ट सपोर्ट डिवाइसेज है। इसको यूज़ करने से BP जिन लोगों का कम होता है, कार्डियोजेनिक शॉक के पेशेंट होते हैं, उसमें BP थोड़ा 20 मिलीमीटर जैसा बढ़ जाता है। इसके अलावा नई जो एंजियोप्लास्टी की मोडालिटीज़ है उसमें बहुत सारे लेज़र डिवाइसेज, रोटा अब्लेशन डिवाइसेज और ये सारी चीज़ें आई है, जिससे एंजियोप्लास्टी बहुत ज़्यादा सेफ और बेटर भी हो गया है। नई तरह के कैथेटर्स और नई तरह की टेक्निक्स आई है। उसको एंजियोप्लास्टी के एडवांसेस वाले टॉपिक में हमने अलग से डिस्कस किया, उसके 2-3 वीडियोस हैं मेरे चैनल पर, तो आप देख सकते हैं, उसमें आज ज़्यादा नहीं जाएंगे। पर डेफिनेटली एंजियोप्लास्टी आने से पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया है। एंजियोप्लास्टी को सपोर्ट करने के लिए IBP यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा इम्पेलर डिवाइसेस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, जो BP जिनका बहुत कम है उनको बढ़ा सकते हैं। साथ में ICU केयर वगैरह भी बहुत इंप्रूवाइज हो गया है। तो अगर पेशेंट की कंडीशन बिगड़ती है तो वेंटिलेटर पर लेना, वेंटिलेटर से सपोर्ट करना, बाईपैप मशीन है, अलग अलग तरह के मेडिसिन है, उससे भी ख़राब से ख़राब पेशेंट को भी बचाने में ये सारी मेडिसिन ने पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया है। तो पहले जो ज़माने में मृत्यु दर 30-40% होता था, अभी 5 से 10% आ गया। उसमें ये सारी चीज़ों का सबसे बड़ा योगदान है। इसके अलावा जो कार्डियक बायोमार्कर्स है, जैसे ट्रोपोनिन है, वो माइनर स्केल के या छोटे अटैक्स हैं जो ECG पे मिस हो जाते हैं, उसको जज करने में मदद करते हैं, उनको पिकअप करने में मदद करते हैं और किस में एंजियो करना है कि नहीं वो डिसाइड करने में मदद करते हैं। और इसके अलावा वो ये भी
मदद करते हैं कि कितना छोटा या कितना बड़ा अटैक है उसको जज करने में भी वो मदद करते हैं। इसके अलावा हार्ट का MRI स्कैन भी नई टेक्नोलॉजी है जिसमें हार्ट का टिश्यू कितना डैमेज हुआ है वो आप जज कर सकते हो और किसी पर्टिकुलर नली में एंजियोप्लास्टी से फ़ायदा होगा या नहीं होगा और हार्ट अटैक के बाद वहाँ ट्रीटमेंट देना है या नहीं देना है, टिश्यू वायबल है कि नहीं, वो इससे पता चलेगा। कई नई तरह की मेडिसिन आई है, खासकर जो खून पतला करने की दवाई है उसमें तो पूरा रिवोल्यूशन ही हो गया है। जब एंजियोप्लास्टी की टेक्नोलॉजी आई थी तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता था कि जब आप बलून करते थे तो नली के अंदर की सतह में जो डैमेज होता था नली तुरंत बंद हो जाती थी और 25 से 40% केस में नली तुरंत बंद हो जाती थी, जिसमें सिचुएशन सुधरने के बदले और बिगड़ ही जाती थी। तो जब से ये टेक्नोलॉजी आई है तब से सिनेरियो पूरा चेंज हो गया है और लोग मेडिकल जो पहले तो क्लोपिडोग्रेल है जिसने चीज़ों को काफ़ी सेव कर दिया, एस्पिरिन क्लोपिडोग्रेल देने लगे, उसके बाद टिकाग्रेल और प्रासुग्रेल और साथ में GP2B3 इनहिबिटर्स यानी कि एप्सिसिमैब, टायरोफिबैन और फिबिटाइड के जो इंजेक्शन आने लगे, इन्होंने भी पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया और इन्होंने हार्ट अटैक के बाद जो रीब्लॉकेज होने का चांस है, नली के सडन ब्लॉक हो जाने का चांस को काफ़ी कम कर दिया, दोबारा अटैक के चांसेस को काफ़ी कम कर दिया है। और स्टेंट जो हम लगाते हैं, मेटल का जो ट्यूब होता है जिसको लगाते हैं ताकि नली खुली रहे, बंद ना हो, वो भी एक बहुत बड़ा इनोवेशन है। तो 2000 के बाद से ऑलमोस्ट हर केस में अभी स्टेंट ही यूज़ करते हैं, बिना स्टेंट के एंजियोप्लास्टी नहीं करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी ने भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स इंप्रूवाइज किए हैं क्योंकि अभी सडन वापस रीक्लॉटिंग होने का चांस खाली 1% है, जो पहले 25 से 40% तक जाता था अभी वो सिर्फ 1% हो गया है। और स्लो रीब्लॉकेज होने का चांस भी पहले 40-50% तो होता था, अभी वो लेस देन 5% पर आ गया है। जब से मेडिकेटेड स्टेंट आए ना ड्रग कोटेड स्टेंट आए तो इन्होंने पूरा सिनेरियो ही चेंज कर दिया है और हार्ट अटैक का मैनेजमेंट को पूरा चेंज कर दिया है। अब हम काफ़ी सक्सेसफुली थेरेपी पेशेंट को दे सकते हैं और चीज़ों को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिसिन में जो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली स्टैटिन्स है उन्होंने भी चीज़ों को बहुत इम्प्रोवाइज किया है, मृत्यु दर को काफ़ी कम किया है। और स्टैटिन से भी और स्ट्रॉन्गर मेडिसिन है, स्टैटिन्स के साथ यूज़ करने वाली एजिटिमेब है, बेम्पेडोइक एसिड है। इसके अलावा उससे भी स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन जो PCSK9 इनहिबिटर्स है वो कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज़्यादा लेवल्स तक भी कम लेके जा सकती है, तो इससे भी हार्ट अटैक के मैनेजमेंट में काफ़ी इम्प्रोवाइजेशन देखा गया है। इसके अलावा हार्ट अटैक के मैनेजमेंट में पर्सनलाइज मेडिसिन या पर्सनलाइज केयर आप दे सकते हैं, स्पेशली डिज़ाइन 3D मेडिसिन या 3D मॉडल से आप पेशेंट को सिखा सकते हैं कि किस तरह का हार्ट अटैक है, किस तरह का थेरेपी हम देने वाले हैं। इसमें मॉडल से पेशेंट को समझाया जा सकता है, एंजियोग्राफी में पेशेंट को दिखाया जा सकता है कहाँ कैसा ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज करने से पहले कैसा था, करने के बाद कैसा हुआ, तो पेशेंट को चीज़ें थोड़ा बेटर समझ में आती है और मैनेज करना भी ईजी रहता है। कार्डियो प्रोटेक्टिव स्ट्रैटेजीज में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, हार्ट फेलियर के मेडिसिन को इम्प्रूव में भी बहुत हुआ है। पहले ज़माने में माना जाता था कि बीटा ब्लॉकर्स हार्ट अटैक में नहीं देना चाहिए, नुकसान होता है। अभी बीटा ब्लॉकर्स, ACE इनहिबिटर्स, आर्नी, SGLT2 इनहिबिटर्स, एल्डेक्टॉन, इन सब को लेने से मृत्यु दर में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। इवन ख़राब से ख़राब पेशेंट जिनका पंप फंक्शन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है उनको भी इससे इम्प्रोवाइज़ किया जा सकता है और हार्ट फेलियर में जाने से उनको बचाया जा सकता है, मृत्यु दर को बहुत ज़्यादा इससे कम किया जा सकता है। तो इन्होंने हार्ट फेलियर इम्प्रोवाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा मदद करी है। इसके अलावा टेलीमेडिसिन के द्वारा आप घर बैठे पेशेंट को किस तरह का थेरेपी लेना है, किस तरह का स्ट्रैटेजी रखना है, क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरह के एक्सरसाइज करना है, पेशेंट एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा इंटरनेट वगैरह ने योगदान दिया है, जिससे अभी जैसे हमारे चैनल है कि हम पेशेंट को एंजियोप्लास्टी से रिलेटेड अलग अलग तरह की सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, जिसको बारे में जान के पेशेंट अपने आप को एजुकेट कर सकता है कि यार सब चीज़ें उसको पता है, क्या हार्ट फेलियर होता है, क्या एंजियोप्लास्टी होता है, क्या बाईपास होता है, उसमें डिफरेंस क्या है, कब क्या करना है, कौन से टेस्ट करने हैं। तो वो सारी चीज़ें भी एक तरह से पूरा सिनेरियो चेंज कर देती है, क्योंकि पेशेंट की डॉक्टर पे डिपेंडेंस पूरी कम हो जाती है। डॉक्टर पेशेंट को ऐसा नहीं होता कि यार हर इन्फॉर्मेशन के लिए क्या खाऊं, क्या करूं, क्या पहनूं, कहाँ जाऊं, क्या नहीं करूं, कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते, सब चीज़ के लिए उसको डॉक्टर को ही पूछना पड़े, ऐसा अब ज़रूरी नहीं है। तो ये पेशेंट एजुकेशन में भी टेलीमेडिसिन और ये सब चीज़ों का बहुत अच्छा योगदान रहा है। इसकी वजह से भी काफ़ी स्टडीज़ ने शो किया है कि मृत्यु दर में सिग्निफिकेंटली फ़र्क होता है अगर आप पेशेंट को प्रॉपर्ली एजुकेट करते हो और उसकी लाइफस्टाइल को इम्प्रोवाइज करते हो तो। इसके अलावा स्टेम सेल थेरेपी और जीन थेरेपी के द्वारा हार्ट अटैक में मरे हुए सेल्स को भी कुछ हद तक जिंदा कर सकते हैं। पूरा नॉर्मल नहीं हो जाएगा, लेकिन स्टेम सेल थेरेपी करने से कुछ हद तक मरे हुए सेल्स को इम्प्रोवाइज किया जा सकता है और पंप क्षमता जो बहुत ज़्यादा कम है उसको भी इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। कुछ हद तक उसे इम्प्रोवाइज करके अगर 20% है तो 25-30% तक ला सकते हैं। पूरी तरह नॉर्मल तो नहीं होगा, लेकिन फ़ायदा उससे हो सकता है। कुछ रिस्क प्रेडिक्शन मॉडल्स भी हैं जो पेशेंट का, हार्ट अटैक वाले पेशेंट में क्या क्या उसके मार्कर्स हैं और कैसा उसका कंडीशन है, उसके बेसिस पे हम असेस कर सकते हैं कि पेशेंट को
कितना रिस्क होगा उसको उस हिसाब से हम डिवाइसेस वगैरह भी लगा सकते हैं। जिन लोग का पंप खराब है उनको AICD डिवाइस लगा सकते हैं तो वो मृत्यु दर कम करता है। CRT डिवाइस लगा सकते हैं तो वो मृत्यु दर कम करता है, ओवरऑल पंप क्षमता को सुधारता है। तो ये सारी चीज़ों से भी थोड़ा फर्क पड़ता है और ओवरऑल मृत्यु दर में काफ़ी फायदा मिलता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, इसके द्वारा जब हम पेशेंट का सारा इन्फॉर्मेशन और डेटा को अगर इकट्ठा करके उसको प्रोसेस करेंगे और उससे अगर हम पेशेंट के लिए ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा पर्सनलाइज वे में थेरेपी अगर डिज़ाइन करेंगे, दवाओं को ज़्यादा अच्छी तरह से पर्सनलाइज करेंगे और थेरेपी को ज़्यादा अच्छी तरह से प्लान करेंगे, तो लॉन्ग टर्म उसमें भी पेशेंट को ज़्यादा फायदा होगा। और ये हर तरह के इंटरवेंशन जो भी हम पेशेंट के लिए करते हैं उससे मृत्यु दर में काफ़ी सिग्निफिकेंटली फ़ायदा होता है। तो पहले ज़माने जैसा बात नहीं रह गया कि पेशेंट हार्ट अटैक है मतलब मृत्यु का सेंटेंस जैसा हो गया, या हार्ट फेलियर है तो कुछ नहीं कर सकते, वैसा अभी नौबत नहीं है। अभी सिचुएशन धीरे धीरे करके बहुत जल्दी चेंज हो रही है और हर साल या 2 साल के साथ नई नई थेरेपीज़, नए नए स्टेंट्स, नए नए मटीरियल्स, नए नए वायर्स, बलून, बहुत सारी चीज़ें आते जा रही है जो मार्केट का सिनेरियो पूरा चेंज कर देती हैं। और बहुत डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट केसेस को भी अब हम करने में सक्षम हो गए। पहले एक ज़माने में था कि लेफ्ट मेन और कॉम्प्लिकेटेड एंजियोप्लास्टी या क्रॉनिक ओक्लूजन वगैरह को टच भी नहीं कर सकते थे, सबको बाईपास ही भेजना पड़ता था। पर अब सिनेरियो इतना चेंज हो गया कि मेजॉरिटी 85 to 90% टफ से टफ केसेस को भी जिनको पहले बाईपास भेज देते थे सबको एंजियोप्लास्टी हो जाता है। बहुत सारे मल्टीवेसल डिजीज यानी 3-4 ब्लॉक वाले पेशेंट पहले सबको बाईपास भेज देते थे, अभी 90% पेशेंट जिनको मल्टीवेसल होता है उनको भी एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत जल्दी चेंज हो रही हैं और ओवर अगले कुछ सालों में ये चीज़ें और ज़्यादा इम्प्रूवाइज होंगी, जिससे कि सिनेरियो और ज़्यादा चेंज हो जाएगा और हार्ट अटैक के पेशेंट में मृत्यु दर और ज़्यादा कम हो सकता है। तो आज के टॉपिक में हमने हार्ट अटैक से संबंधित नए इंटरवेंशंस और इनोवेशंस क्या हैं और उन चीज़ों को कैसे चेंज किया है, इस बारे में शॉर्ट डिस्कशन किया है। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। जो लोग हमारे चैनल पे बहुत डिटेल वीडियोस नहीं देखना चाहते उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, जिसमें सारे टॉपिक का ब्रीफ समरी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको देते हैं। और इसी कंटेंट को हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी रील्स के फॉर्म में अपलोड कर रहे हैं, तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते रहेंगे। हेल्थ टिप्स की तरह इसके आप अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स और फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि सबका बेनिफिट